जो आपकी हेडिंग स्टार्ट थी आपके बुक से, दैट वाज बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रेडियो फार्मेसी। ठीक है, कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी आप लोगों ने? स्पेस थी, ओके, स्पेस की रिक्वायरमेंट्स थी, इक्विपमेंट्स की थी, गुड। अच्छा, स्टेरिलिटी, ठीक है, एनवायरमेंटल कंट्रोल आ जाएगा, और फैसिलिटीज़, सॉरी, ओके, फैसिलिटीज़, लाइसेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स याद रखनी है। आपकी जो लास्ट हेडिंग हम लोगों ने स्टार्ट की थी दैट वाज द इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ऐसे ही है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इन्वायरमेंटल कंट्रोल में जी आप लोगों ने देखा था, जहाँ से आपका फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही थी, ऑथर ने लिखा था कि आपकी जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द न्यूक्लियर फार्मेसी दैट आर मोर क्रिटिकल एज़ कम्पेयर्ड टू दी ऑर्डिनरी फार्मेसी, ऐसा ही है। फिर जो ऑथर ने लिख दिया आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप उसके ऊपर सारे के सारे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, या आप एडमिनिस्टर कर देते हैं पेशेंट को, तो उसके बाद QC रिजल्ट्स आपके पास आते हैं, ऐसे ही है। रीज़न वाज दी शॉर्टर हाफ लाइफ ऑफ दी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, फिर बच्चों आप लोगों ने डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट देखे। ठीक है, आपको देख के आइडिया हो गया इतने ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हैं जो कि आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते। आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल, आपने एक एग्जांपल देखी जिसकी हाफ लाइफ थी 110 मिनट्स। कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल था जिसकी हाफ लाइफ 110 मिनट्स थी? दैट वाज फ्लोरीन 18। फ्लोरीन 18 की हाफ लाइफ मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ 110 मिनट्स। फ्लोरीन को हम लोग एज अ ट्रेसर यूज़ करते थे, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज़ यूज़ करते थे, ऑन्कोलॉजी में यूज़ करते थे। दैट वाज यूज्ड टू डिटरमिन द साइट ऑफ एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। बच्चों आप इसके ऊपर आगे जो आपने डिफरेंट टेस्ट देख लिए, अब हम इस हेडिंग को आपकी बुक से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टेस्ट बुक में मेंशनड नहीं थे। आप लोगों ने देखा जी, आप जब बुक के टेक्स्ट के ऊपर जाओगे, ऑथर ने इधर मेंशन किया है कि देर आर नॉन टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। आपके पास कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे हैं कि जी आप जब उनकी प्रेपरेशन कर लेते हैं उसके बाद आप उसे स्टेरिलाइज, उसके कंटेनर को स्टेरिलाइज कर लेते हैं। बाज़ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे हैं कि आपने इन केस आपसे इतनी मोर प्रिसाइजली स्ट्रिक्ट आपके पास स्टीराइल इन्वायरमेंट आपने अगर मेंटेन नहीं की, नो डाउट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट फिर भी है, तो जी आप क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को, उन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के कंटेनर्स को इन द एंड आप स्टेरिलाइज कर लेते हैं। बाज़ को नहीं करते, बाज़ को कर लेते हैं जी, जिनमें तो आपने स्ट्रिक्टली स्टीराइल इन्वायरमेंट यूज़ की है। ठीक है जी, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड। बाज़ ऐसे हैं जी, यू आर यूजिंग जस्ट द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन इज़ मैंडेटरी। ठीक है, अब जी देखो आप यूजुअल ट्रेडिशनल ड्रग्स में भी ऐसे ही करते हैं ना, ओरल प्रेपरेशन में आप स्टेराइल इन्वायरमेंट ना भी हो तो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, जबकि आईवीज़ में देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट स्टेराइल इन्वायरमेंट। सेम सिनेरियो इज़ विद द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। ओरल हैं, यू नीड द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, अगर जी आईवीज़ हैं यू नीड द स्ट्रिक्ट स्टेराइल इन्वायरमेंट, बट इन बोथ केसेस द पर्सनल प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्कर की प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर इमिटिंग द रेडिएशंस। ठीक है, अब जी आपके ऑथर ने इधर कह दिया नॉन टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो कि आप जिनके फाइनल कंटेनर को आप स्टेरिलाइज नहीं करेंगे, दे नीड, अब इधर ऑथर ने कहा दे नीड, हमने तो वेरिएशन कर रही ना स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड के, हमने डिफरेंसेस पढ़े थे, उधर ऑथर ने कह दिया दे नीड क्रिटिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि प्रॉपरली स्टीराइल इन्वायरमेंट इनको चाहिए। अच्छा, कब तक चाहिए? अव्वल तो जो आपने उनकी क्या करना है कि उनकी प्रेपरेशन भी एसेप्टिकली की। ठीक है, दूसरी बात उनकी स्टेरिलिटी कब तक मेंटेन रहनी चाहिए? अंटिल द टाइम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, दे मस्ट रिटेन द स्टेरिलिटी टिल द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो आपके पास एग्जाम्पल थी ना, अब नीचे एग्जाम्पल मेंशन है इधर, सोडियम क्रोमेट 51 इंजेक्शन है, स्टीराइल इन्वायरमेंट में, एसेप्टिक इन्वायरमेंट में इसकी प्रेपरेशन होगी। अब देखो मैं अब इसकी प्रेपरेशन कर कैसे रही हूँ, मैं अपने रेडियो फार्मेसी में, मेरे पास यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव क्रोमियम है मैं कह दूँगी रॉ मटेरियल है। ठीक है,
रेडियो एक्टिव जो क्रोमियम है दैट इज़ प्रोसेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द सोडियम क्रोमेट। अब जी प्रेपरेशन मैंने किसकी सारी व्हीकल कौन सा यूज़ किया, इन दी वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि मैं कह सकती हूँ सेम ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह रॉ मटेरियल था, प्रॉपर जी मैंने मेथोडोलॉजी यूज़ की, वाटर फॉर इंजेक्शन मैंने यूज़ किया। नाउ दिस इज़ द इंजेक्शन, दिस इज़ द रेडियो फार्मास्यूटिकल विच इज़ रेडी टू एडमिनिस्टर प्रॉपर स्टीराइल इन्वायरमेंट में इसकी प्रेपरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो माइक्रोबायोलॉजी में, आप लोगों ने पढ़ा है कि आप कुछ रेडिएशंस को भी अपनी माइक्रोबायोलॉजी में अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। ऐसे ही है, आप क्या आपके जहन में आता है कि अगर हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल है, वो गैमा रेज इमिट कर रही हैं, मैंने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा अच्छा गैमा रेज आर यूज्ड फॉर द स्टेरिलाइजेशन, क्या ये रेडियो फार्मास्यूटिकल सेल्फ स्टेरिलाइज्ड होंगे फिर? इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल। आप लोग गूगल करोगे आपको डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे और उन रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर मेंशन है कि जी आपका ये जो देखो टाइटल भी नज़र आ रहा है आपको, इसमें मेंशन है ऑटो स्टेरिलाइज्ड इफेक्ट ऑफ द गैमा रेडिएशंस इन नॉन स्टेराइल रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। या आपसे कोई एसेप्टिक कंडीशन नहीं भी हुई, आपने जस्ट कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट यूज़ की है, तो इन केस में जी आपके जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं गैमा रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, दे आर ऑटो स्टेरिलाइज्ड। ठीक है, अब जी जो आपका ऑथर ने लिख दिया गैमा रेडिएशन है, ओके जी स्टेरिलाइजेशन है, तो जी आपको उसके ऊपर ढेर सारे आर्टिकल्स मिल गए, लेकिन जो भी है जी रेडिएशन इमिट हो रही हैं, आपके पर्सनल की प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर की प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ, देन एक और आर्टिकल से कुछ लाइंस आपको मिल रही हैं, देखो ऑरेंज कलर में, इसमें मेंशन है बच्चों रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड अंडर नॉन स्टेराइल कंडीशंस। अच्छा, एक जस्टिफिकेशन हम अपने जहन में बना लेते हैं, अच्छा गैमा रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, नॉन स्टेराइल इन्वायरमेंट में बने पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, इन स्टिल वी हैव द पॉसिबिलिटी कि हम लोग टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कर दें। अब इसके अंदर ऑथर ने अब डिटेल माइक्रो वाले चैप्टर की तरफ नहीं जा रहे, नाम देख लेते हैं कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन किन तरीक़ेकार से हो सकती है। दे कैन बी टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड। नाउ मेथड्स कौन से इसके अंदर आ गए, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग द गैमा रेडिएशन, ओके कंटेनर को आप इस तरह से करेंगे, देन यू कैन यूज़ ऑटोक्लेविंग, वी हैव ड्राई हीटिंग, वी हैव मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, देखो ब्रैकेट में मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का नाम क्या लिखा है दूसरा, फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, और यू कैन यूज़ द केमिकल ट्रीटमेंट, केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, केमिकल का क्या नाम मेंशन है, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, अब आप लोगों को ये नाम आने चाहिए, अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूँ ना कि हाउ यू विल डू दी एनलिस्ट करने को आए कि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन आप कैसे करेंगे, आप लोगों ने ये बच्चों ये नाम मेंशन कर देने हैं। ठीक है, अब जी टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन की एक रेडियो फार्मास्यूटिकल की एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसके अंदर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, टीसी लिखा हुआ है, टीसी के आगे एम लिखा है, पहले डिस्कस कर चुके हैं, टीसी स्टैंड्स फॉर टेक्नीशियम, एम फॉर मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट भी लास्ट टाइम डिस्कस कीजिए जी, टीसीएम टेक्नीशियम रेडियो फार्मास्यूटिकल जो आपका है इसके हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ये जो बच्चों आपके पास टीसीएम है दैट इज़ यूज्ड व्हाट फॉर व्हाट कंडीशन, गेट द इमेजेस ऑफ व्हाट, देखो स्केलेटन, ओके हार्ट मसल्स, ब्रेन, थायराइड ग्लैंड, लंग्स, किडनी, गॉल ब्लैडर, बोन मैरो, सलाइवरी ग्लैंड एंड दी लैक्रिमल ग्लैंड्स। बच्चों मेटास्टेबल स्टेट कौन सी होती है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने कहा था ये एम है, एम मेंशन कर रहा है मेटास्टेबल स्टेट को। मेटास्टेबल स्टेट में बच्चों आपका जो एक या एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, दे आर इन दी हायर एनर्जी स्टेट देन इन दी ग्राउंड स्टेट, दे आर एट दी हायर एनर्जी लेवल देन इन दी ग्राउंड स्टेट ऑफ दी सेम न्यूक्लियस। ऐसे डिस्कस किया था ना लास्ट टाइम। बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ, इन्वायरमेंटल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, प्रेपरेशन में इन्वायरमेंट कैसा होगा, इसके अंदर ऑथर ने जी बता दिया, ड्यूरिंग प्रेपरेशन आपको जी लैमिनार एयर फ्लो हुड चाहिए, ड्यूरिंग प्रेपरेशन यू विल नीड द फ्यूम हुड, ड्यूरिंग प्रेपरेशन यू विल नीड द आइसोलेटर। मैंने दो वर्ड्स इधर यूज़ किए, आइसोलेटर
लेमिनार एयर फ्लो हुड, इनका डिफरेंस भी अभी देखेंगे। ऑथर ने जी अब अपनी बुक के इस लेवल पे आके इन दोनों को अलग अलग कर दिया, लेमिनार फ्लो हुड को और आइसोलेटर को, ठीक है। अच्छा जी, आपको ऑथर ने कह दिया इन दी लैब इन दी रेडियो फार्मेसी यू हैव दी स्पेशल पर्पस यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो कैबिनेट्स। आपने डायरेक्शंस देखी थी ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जब लेमिनार एयर फ्लो हुड पढ़ा था। अच्छा जी, आपके ऑथर ने कह दिया जी विद इन दी रेडियो फार्मेसी आप फ्लो हुड यूज़ करते हैं, यूनी डायरेक्शनल यूज़ करते हैं। मकसद क्या है? एसेप्टिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। लेकिन जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये जो लेमिनार एयर फ्लो हुड है दैट इज़ डेंजरस फॉर दी पर्सनल, ठीक है। इसके लिए फिर जी हम लोगों ने कहा अच्छा किसी और अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं, आगे इसको डिस्कस करते हैं, हम आइसोलेटर्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रेडिएशंस अगर फ्यूम्स रिलीज़ करें कोई बात नहीं, हम लोग फ्यूम हुड की तरफ चले जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपके ऑथर ने फिलहाल यहाँ कह दिया विद इन द लैब्स यू मस्ट हैव द लेमिनार एयर फ्लो हुड, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। आपको पता है आपकी लेमिनार एयर फ्लो हुड में यूनिडायरेक्शनल एयर आ रही है, एसेप्टिक एनवायरनमेंट मिल रही है, आपके प्रोडक्ट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। इसके अलावा जी आपके पास उधर यूवी लाइट है, यूवी लाइट का मकसद भी इधर आपके पास क्या है कि डिकंटेमिनेशन करेगा। किसकी डिकंटेमिनेशन करेगा? इंटरनल सारे इन्वायरमेंट की, यानी कि वर्क टॉप की, वर्क प्लेस की, ठीक है। देन जी बच्चों कैबिनेट्स, आगे ऑथर ने लिख दिया कि अब ऑथर जिक्र करने जा रहे हैं आइसोलेटर्स का, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम देखो, एक डायग्राम नज़र आ रही है, कैबिनेट बनी है, उसके अंदर ग्लव्स लगे हुए हैं। ऑथर ने कहा दिस इज़ आइसोलेटर। क्यों इसे आइसोलेटर क्या डिस्कस करते हैं, पिछली स्लाइड पे वापस आओ बच्चों। आपके ऑथर ने इधर मेंशन कर दिया कि कैबिनेट्स जो कि आप रेडियो फार्मेसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, दे आर फिटेड विद द ग्लव्स। ऐसे ग्लव्स नज़र आ रहे हैं ना दोनों हाथों के लिए, अच्छा दे आर फिटेड विद द ग्लव्स, और वो ग्लव्स भी कैसे हैं? सर्जिकल ग्लव्स हैं, ऐसे ही है ना। ग्लव्स आर लाइंड विद द लेड, अच्छा इसके ऊपर जी लेड है। अब लेड का फ़ायदा क्या है? इट मीन्स इसने रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करना है कि मेरी स्किन मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो सके। इट मीन्स ये तो मेरी प्रोटेक्शन हो गई। अब देखो डायग्राम देखकर क्या इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आइसोलेटेड है, अलग अलग हैं? कोई कनेक्शन नहीं है। जो एक ग्लव्स में जो हाथ डाल के आपने काम करना है वो भी जी अंदर की अंदर प्रोडक्ट है, मैं बाहर हूँ, कोई ताल्लुक नहीं बन रहा। प्रोडक्ट इज आइसोलेटेड विद इन द कैबिनेट। आई एम आइसोलेटेड, मी द वर्कर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, आई एम आउटसाइड द आइसोलेटर, बोथ आर आइसोलेटेड जी। तो इसमें जी मेरी भी प्रोटेक्शन इज़ गुड, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल की कोई रेडिएशंस नहीं आ रही, तो जी दिस इज़ द आइसोलेटर। आप ये आइसोलेटर यूज़ करें क्योंकि प्रोडक्ट भी आइसोलेटेड है, वर्कर भी आइसोलेटेड है, दोनों अलग अलग हैं इस कैबिनेट को। इस वजह से आपको ऑथर ने कह दिया दिस इज़ दी आइसोलेटर। क्लियर बच्चों? अब जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। लेड ग्लव्स, लेड ग्लव्स का जी फ़ायदा जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो लेड ग्लव्स हैं दे आर दी रेडिएशन प्रोटेक्शन सर्जिकल ग्लव्स। अच्छा इसके खाली ग्लव्स ही नहीं मिलते, यू आल्सो हैव दी एपरन्स, ठीक है। अब जी कितनी एटलीस्ट लेड की थिकनेस कितनी होगा आपके इस एपरन पे या फिर आपके ग्लव्स पे? दैट मस्ट बी बिटवीन दी 0.25 टू 0.5 मिलीमीटर थिकनेस। इतनी थिकनेस होगी तो आपकी जो रेडिएशन है दैट विल प्रिवेंट 90 to 99% प्रिवेंशन ऑफ दी रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये याद रखना है। कितनी थिकनेस है लेड की? 0.25 का डबल 0.5 टू 0.25 टू 0.5, ठीक है ओके। कितने परसेंट रेडिएशन की अटेन्यूएशन करेगा? 90 to 99% रेडिएशन अटेन्यूएटेड होगी, प्रिवेंट होगी फ्रॉम दी एब्जॉर्प्शन, ओके। तो ऑथर ने लिख दिया मज़ीद हम प्रिकॉशन से जितनी मर्जी करते जाए ना, ऑथर ने लिख दिया द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द आइसोलेटेड कैन बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड। ज़ाहिर आप हर चीज़ की एसेप्टिक इन्वायरमेंट जनरेट कर रहे हैं, या आपको ऑलरेडी क्लियर है। अच्छा ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब डायग्राम के ऊपर वापस आओ। इस डायग्राम में आपको जहाँ ग्लव्स नज़र आ रहे हैं अच्छा इसके आगे ये जहाँ ग्लव्स लगे हैं इसको मैं ग्लव्स ग्लव पॉट कह सकती हूँ। अच्छा क्या इसके आगे कोई स्लाइडिंग डोर नज़र आ रहा है लेड का?
नहीं, जहाँ मैं ग्लव्स के अंदर हाथ डाल रही हूँ वहाँ कोई स्लाइडिंग डोर नज़र आ रहा है? किस किस को नज़र आ रहा है? किस किस को नज़र नहीं आ रहा? बच्चों किस किस को इस ग्लव पोर्ट के आगे स्लाइडिंग डोर नजर आ रहा है? आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है? अरसलान तुम्हें नजर आ रहा है? तुम लोगों ने कौन सी ग्लासेस लगाई हैं जो नजर आ रहा है? बच्चों कोई डोर नजर नहीं आ रहा है इसके आगे, कोई डोर नजर नहीं आ रहा, बस तुम लोगों ने डोर कहीं से निकाल लेना है। बच्चों आपके ऑथर ने कह दिया यू हैव द आइसोलेटर्स, आपके पास ऐसे आइसोलेटर्स में जिसमें जो ग्लव पोर्ट है उसके ऊपर जी यू विल दैट इज इक्विप्ड विद द स्लाइडिंग लेड डोर। ठीक है, अगर मैं एक लेड डोर लगा दूं वो एडिशनल प्रोटेक्शन आ जाएगी ना आपके पास, तो जी आपको लेड डोर भी मिल सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब जी मैंने जब डोर को क्लोज किया, क्लोज कब किया? व्हेन द आइसोलेटर्स आर नॉट इन द यूज। भैया एक मैक्सिमम प्रोटेक्शन आ गई ना आपके पास। अच्छा जी, दिस विल गिव एन एडिशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन, जितनी प्रोटेक्शन करें दैट विल बी गुड। अब इधर आपकी बुक में जी ऑथर ने आगे जाके मेंशन कर दिया कि आप अगर ओरल प्रेपरेशंस की बात करें, ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी ऐसे ही करते हैं ना, ऑर्डिनरी मेडिसिन में भी, ठीक है, उसमें जी क्या है कि जब आप लोग ओरल प्रेपरेशंस की बात करें तो इन दैट केस यू जस्ट रिक्वायर द स्पेशल you just require the controlled environment, कुछ special sterility, special clean area is not a requirement. Same is the case with the radio pharmaceuticals. बहरहाल जब आप किसी भी किस्म की प्रेपरेशन की बात करें, either these are the oral preparations, inhalations या IV, वे जो भी आप प्रेपरेशन करें आपकी जो पर्सनल है उसकी प्रोटेक्शन इज़ दी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओरल फॉर्मुलेशन की एक एग्जांपल इधर दी, हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, सोडियम आयोडाइड 131 कैप्सूल्स। डोजेज फॉर्म कौन सी लिखी है इधर? कैप्सूल्स। अच्छा जी, आपका ऑथर ने कह दिया यूजुअली हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि जो रेडिएशंस हैं, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो फ्यूम्स रिलीज़ कर रही हैं, रेडिएशंस एमिट कर रही हैं। तो जी अगर गैसेज रिलीज़ कर रही हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूम्स रिलीज़ कर रही हैं, तो इसके लिए यू हैव टू यूज़ दी फ्यूम हुड। हमने डिस्कस किया था फ्यूम हुड भी सेम ही मैकेनिज़्म से चलता है, जिससे मैं अपने इस रूम में एग्जॉस्ट फ़ैन लगा लूँ। एग्जॉस्ट फ़ैन क्या करेगा, अंदर का जिस ऐसे ना किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन करते हैं, धुआं समझ लो वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का फ्यूम है, उसे उठाएगा किचन के बाहर फेंक देगा, एटमॉस्फेयर में फेंक देगा जहाँ पे वो डाइल्यूट हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद द फ्यूम हुड जो आप रेडियो फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देन जो ऑथर ने आपके मेंशन कर दिया जो इक्विपमेंट्स आप रेडियो इम्यूनो ऐसे में यूज़ करते हैं, दीज आल्सो रिक्वायर टू बी ऑपरेटेड इन द क्लीन एरिया। वो तो अंडरस्टूड सी बात है, हर एक इक्विपमेंट के लिए यही रिक्वायरमेंट है। देन जी बच्चों रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मैंने आपको बताया था कि कौन सी एक पर्टिकुलर गैस है जो रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द लंग कैंसर, रेडोन। ठीक है, आगे जाके और भी देखेंगे एग्जांपल्स। बच्चों आपके ऑथर ने लिख दिया जी, चाहे आप फार्मेसी की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट आपके एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर इतना हो कि दैट इज़ मेंटेन्ड, दैट इज़ यूजुअली एट अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो इधर कितनी मेंशन है, दैट मस्ट बी लेस देन 80%। ओके, आपके जो आइसोटोप्स, अब ये लाइन आपने मुझे समझानी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी इंजेक्शन की। मैंने कहा ना रॉ मटेरियल आया, फॉर्मुलेशन की, वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ किया। नाउ दिस इज़ माय रेडियो फार्मास्यूटिकल, मेरे पास उधर आइसोटोप था क्रोमियम। ठीक है, मैंने रेडियो फार्मास्यूटिकल की प्रॉपर प्रेपरेशन की, अब रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपेयर्ड फॉर्म आ गई ना मेरे पास। अच्छा, अब ऑथर इधर क्या कह रहा है, अब आपने समझाना है मुझे ये। द आइसोटोप्स आर टू बी स्टोर्ड फार अवे फ्रॉम द इक्विपमेंट्स। ठीक है जी, आइसोटोप्स को इक्विपमेंट से दूर रखें। एंड फ्रॉम रेडियो आइसोटोप स्टोरेज एरिया,
ये क्या मतलब हुआ? यानी कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं दैट आर इमिटिंग द डिफरेंट रेडिएशंस, उनको अलग अलग कर दो, ये कह रहे हो? यानी कि प्रिपेयर्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, प्रिपेयर्ड रेडियो आइसोटोप्स मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम द आइसोटोप्स दैट यू आर गोइंग टू प्रोसेस, जिनको भी आपने प्रोसेस करना है। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, अब ये आपके थे एनवायरमेंटल कंट्रोल। ठीक है, एक दफ़ा सारे ये जो आपने रिक्वायरमेंट्स है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एक दफ़ा सारी इसकी सबसे पहले हेडिंग्स देखनी है जो हम लोगों ने स्टार्ट में बनाई थी, फिर आपने इसको पढ़ना शुरू करना है ताकि याद रहे एग्ज़ाम में लिखने को आए तो आपने कोई पॉइंट मिस नहीं करना इसके अंदर।